हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूं एक नया टॉपिक फॉर द चैप्टर प्लांट किंगडम। टॉपिक का नाम है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स, आपको पहली लाइन से इसकी इंपॉर्टेंट बात याद हो जाए, इसीलिए मेरे टॉपिक के नाम के साथ वो लाइन इंक्लूडेड है, दैट इट इज द सीड प्लांट विदाउट फ्रूट। सीड तो मिलने वाला है लेकिन फ्रूट नहीं मिलने वाला। एंड इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी एक पर्टिकुलरली इस जिम्नोस्पर्म ग्रुप की जो सारी पर्टिकुलर बातें होती है ना, सारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इसी जगह मैं समझा देती हूं ताकि आगे आने वाले सेशंस में हम किस पर फोकस कर सके। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्या काम होता है, उन सारी चीजों पर फोकस करेंगे, टाइप्स पर फोकस करेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरी लाइफ के बारे में जिम्नोस्पर्म की हम यहां आज के इस सेशन में डिस्कस कर लेंगे। और ये जो सेशन है ये आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के इस चैनल पर जहां आप देख रहे हैं, ना कि ये सेशन लेकिन पूरा का पूरा नीट का सिलेबस जो है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद, कुछ चैप्टर्स की वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, आप आराम से अपनी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फीस पे नहीं कर रहे हैं तो ये बिल्कुल मत सोचना कि क्वालिटी कंटेंट में कमी होगी। द कंटेंट इज गोइंग टू बी अ क्वालिटी वन एंड यू विल गेट इट फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स ओनली ऑन द मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल। ऑलराइट, तो आइए जब हम बात करते हैं कि नीट की हमको तैयारी करनी है तो हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है उसको देखते हैं। तो हम आज के सेशन में पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म को, और वो कैसे प्लांट्स हैं जिनके पास सीड है लेकिन फ्रूट नहीं है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे नीट का कोर्स मॉड्यूल। हमारे नीट के कोर्स मॉड्यूल में सबसे पहली चीज होती है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो। हर चैप्टर में दिए गए हर एक टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो वो आपका होता है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो, फॉलोड बाय डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ आपको कहां मिलता है? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होती है, उसको क्लिक करके डाउनलोड करना होता है आपको डीपीपी, और फिर आप उसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जब करते हैं तो बहुत अच्छे से कई बार सॉल्व हो जाती है, कभी कभी नहीं भी हो पाती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डीपीपी आपको मिली है इसके लिए आपको मिल जाएगा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो। तो आपको वो वीडियो जरूर देखना है, चाहे आपसे क्वेश्चन बने हो चाहे ना बने हो, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हमें उस पर्टिकुलर सेशन में पता चल जाती हैं। फॉलोड बाय चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर चैप्टर के लिए हम ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखो कितना भी पढ़ लो, जो कॉन्फिडेंस आता है वो क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आता है। एंड देन वी गो विद द लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये एक बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। वो क्या है कि जो हमारा चैप्टर खत्म होता है उसके एंड में उस चैप्टर से रिलेटेड हर एक साइंटिस्ट के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में और किस ईयर में उन्होंने काम किया था इस बारे में अलग से सेशन होता है। तो लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, ईयर एंड देयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस। प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन उस चैप्टर में से पूछे गए हैं उसके वीडियोस आपको अलग से मिलेंगे। डाउट सॉल्विंग सेशन एंड वीकली टेस्ट पेपर, फॉलोड बाय गाइडेंस अबाउट व्हाट पेपर पैटर्न कैसा होगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स एनटीए जो दे रहा है, नीट की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। मोटिवेट कैसे रखना है अपने आप को थ्रू आउट दिस ईयर। मुझे पता है बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत स्कूल मैनेज नहीं हो रहा, नोट्स नहीं बन रहे, स्कूल में होमवर्क बहुत सारा है, अपने नोट्स बनाने हैं, सेशन अटेंड करना है, उसमें चाचा बुआ मामा की बेटी भाइयों की शादियां भी हैं। तो कैसे हम अपने आप को मोटिवेट रखें, हमारी वो जील बनी रहे जिससे हम ये हमारी नैया पार लगा दे, वो सारा सब कुछ आपको कहाँ मिल जाता है? डाउट गाइडेंस सेशंस में। फॉलोड बाय चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स। तो ये कंप्लीट एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल। और इसके अलावा एक चीज और आपको मिलती है, वो होते हैं आपके एनसीईआरटी के सेशंस। हर चैप्टर के बाद आपको एनसीईआरटी के सेशंस डेफिनेटली मिलते हैं, व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल सच थिंग्स, राइट? ओके, सो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल है। अब हम आइए बात स्टार्ट करते हैं अपने जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देना चाहती हूँ। कुछ दो चार वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिम्नोस्पर्म्स के, जो शायद आप जब अपने आप पढ़ोगे या शायद जब आप बुक को रीड करोगे तो आपको कुछ थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस वो उन्हीं चीजों से थोड़ा सा हिलता है कि अरे यार ये वाली चीज, अच्छा इसका तो ये मतलब था, इतनी सी बात। वही चीजें आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स
नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है, बहुत सुंदर और बहुत शानदार नोट्स बनने चाहिए, ठीक है, बहुत सुंदर और बहुत शानदार नोट्स बनने चाहिए। और आप मुझे वो जो नोट्स हैं आपके वो शेयर भी करोगे और फिर आप मेरे साथ बनोगे एक दिन स्टार, राइट? वो वाला स्टार नहीं, ब्राइट शाइनिंग स्टार, ओके? जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ये कहाँ रहते हैं, तो थोड़ी सी हम बात करते हैं कि भाई ये हमें मिलते कहाँ हैं, ठीक है? जिम्नोस्पर्म्स हमें मिलते हैं ड्राई प्लेसेस में, ड्राई हैबिटेट में। जब एल्गी आई थी तो कंप्लीटली वाटर डिपेंडेंट थी। ब्रायोफाइटा आया, थोड़ा सा वाटर थोड़ा सा लैंड। टेरिडोफाइटा आया, ज्यादा लैंड फिर भी वाटर की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं अब ये और एडवांस हुए। अब जिम्नोस्पर्म्स जब एडवांस हुए तो इनको वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई आप उसे उस प्लांट को पानी ही ना दो, पर लेकिन हैबिटेट के तौर पर उसे वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी, जैसे पड़ती थी हमारे टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स को। हमने देखा था कि कैसे टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट को पानी की जरूरत थी, बिना पानी के वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट जो फर्टिलाइजेशन होता था उसके लिए तो पानी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिना उसके तो वो फर्टिलाइजेशन भी नहीं कर सकते थे। तो अब वो वाला सिस्टम ये पीछे छोड़ रहे हैं, ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये थोड़ा आगे मूव कर गए हैं, एडवांसमेंट इन्होंने शो किया। तो ये बेसिकली होते हैं ज़ेरोफाइटिक। बेसिकली कैसे होते हैं? ज़ेरोफाइटिक, ओके? दीज आर ज़ेरोफाइटिक। ज़ेरोफाइटिक का मतलब होता है कि इन्हें ड्राई हैबिटेट चाहिए होता है। कैसा? दे गो विद द ड्राई हैबिटेट, पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ड्राई हैबिटेट में रहते हैं। जब हम इसकी बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, तो बॉडी में इसके बेसिक बॉडी जो होती है, बेसिक बॉडी इसकी कैसी होती है? देखो जरा, बेसिक बॉडी इसकी होती है आर्कीगोनिएट, आर्कीगोनिएट बॉडी, आर्कीगोनिएट बॉडी होती है, ठीक है? आर्कीगोनिएट बॉडी का क्या मतलब होगा मैडम? आर्कीगोनिएट का मतलब होता है कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? आर्कीगोनिया वाला, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला। तो वो तो भैया होना बहुत ही जरूरी है। तो ये आर्कीगोनिया इज प्रेजेंट, आर्कीगोनिया इज प्रेजेंट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसके पीछे वाली जो हमने ग्रुप्स पढ़े हैं उसमें आर्कीगोनिया या फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था, उसमें भी था। लेकिन बेसिकली अगर आर्कीगोनिएट नहीं होगा तो इसका जो फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस है वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि सीड यहीं से बनने वाला है। सीड बनते हैं इनमें, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? फेनेरोगेम्स। क्या कहते हैं? फेनेरोगेम्स। ये फेनेरोगेम वाला जो वर्ड है, रट रट के परेशान हो जाते हैं। फेनेरोगेम, फेनेरोगेम, जिम्नोस्पर्म को फेनेरोगेम बोलते हैं, पर मतलब क्या है? नेकेड सीड्स मिलते हैं, सो दे आर फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स, फेनेरोगेम्स का मतलब होता है दे आर गोइंग टू हैव नेकेड सीड्स, दे आर गोइंग टू हैव नेकेड सीड्स। कैसे सीड्स मिलेंगे? नेकेड सीड्स, नेकेड सीड्स, ठीक है? एनक्लोज्ड नहीं मिलेंगे। अच्छा, फ्रूट विल नॉट बी फॉर्म्ड, ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट विल नॉट बी फॉर्म्ड, क्योंकि हमारे दिमाग में आता है कि जैसे ही हम देखते हैं ना कि सीड बन रहा है तो हम ये सोचने लगते हैं कि भाई फ्रूट तो बनेगा आगे जाके। फ्रूट यहां नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, कैसे नहीं बनता, सब कुछ लाइफ साइकिल में समझ में आएगा। अभी कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, उनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है? इसके बाद इनकी लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ज्यादा है। कैसी है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि हैप्लॉन्टिक स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, पर ज्यादातर स्ट्रक्चर्स कैसे मिलेंगे? ज्यादातर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे डिप्लॉइड। यानी क्या? डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट। क्या
क्या प्रेजेंट है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। इसके बाद एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर हमने जब टेरिडोफाइटा पढ़ा था तो पहली बार हमें वैस्कुलर सिस्टम मिल गया था, है ना। तो वैस्कुलर सिस्टम यहां पर भी प्रेजेंट होगा, तो वैस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, वैस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। अब आई होप मुझे वैस्कुलर सिस्टम समझाने की जरूरत ना पड़े। वैस्कुलर सिस्टम होता है प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम मिलेंगे तो वाटर और फूड का कंडक्शन कर देंगे। जाइलम क्या ले जाएगा, वाटर और मिनरल, फ्लोएम क्या ले जाएगा, फूड। तो ये हो गया कि इन्होंने खाना भी पहुंचा दिया, पानी भी पहुंचा दिया। अच्छा, रूट्स जो है वो यहाँ पर वेल डेवलप्ड दिखेंगी, वहां पर ऐसे थोड़ा बहुत ही फॉर्म प्रेजेंट था, यहां पर वेल डेवलप्ड रूट्स मिलेंगी। ठीक है, रूट्स आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। रूट्स आर गोइंग टू बी वेल डेवलप्ड। कैसी होंगी, वेल डेवलप्ड रूट्स होती हैं। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं। अगर आप जिम्नोस्पर्म्स को याद रखना चाहते हो तो ये 6 पॉइंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक पॉइंट है जो मतलब इस पूरे टॉपिक की जान है, और वो क्या है कि ये जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, यहां लिख देती हूं, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं दे आर हेटेरोस्पोरस। 2 अलग अलग टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं, दे आर हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस। ठीक, हेटेरोस्पोरस का क्या मतलब होता है, हेटेरोस्पोरस का मतलब होता है दैट दे आर गोइंग टू हैव हेटेरो, देखो हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और स्पोरस का मतलब होता है स्पोर्स, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट। ठीक, और क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये जो पॉइंट है ना ये इस पूरे टॉपिक की जान है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है पूरी लाइफ साइकिल में, यही है जो हमें बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो हमने देख लिया रहते कहाँ हैं, बॉडी स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा जरूरी है, तीसरे में हमने देखा कैसा स्ट्रक्चर है, नया कुछ मिल रहा है, और वो नया पॉइंट क्या है, वो नया पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ वो नया पॉइंट है फेनेरोगेम्स होना, यानी कि नेकेड सीड्स मिलना। और ये सीड्स जो हैं ये हमें पहली बार देखने को कहां मिले हैं, जिम्नोस्पर्म्स में, आगे मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉइडी शो करता है। वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, रूट्स जो है वो मिल जाएंगी वेल डेवलप्ड, और वो भी कैसी रूट मिलेंगी, टैप रूट। कैसी रूट मिलेंगी, टैप रूट। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा लॉन्ग रूट, उसके साथ फिर उसके पार्टीशंस होंगे, मतलब उसकी ब्रांचेस होंगी, ऐसा। तो टैप रूट सिस्टम मिल जाएगा। ये होता है हमारा बेसिक क्राइटेरिया फॉर द जिम्नोस्पर्म्स। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। अब इसके बाद जब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे, बुक की रीडिंग जब आप करोगे, तो आपको ये सारे शब्द बहुत आसानी से समझ में आएंगे, तो आप सबका मतलब आसानी से समझ जाओगे। पहले इतना नोट करिए, नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन। अरे ये क्या हुआ, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ऐसे ही मार्क करके लिखना है ना, श्रेया समझ गई होगी कैसे लिखना है, हो गया, ओके। नाउ अब थोड़ा सा ये जो मैंने आपको बताया है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर चलेंगे इसके रिप्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, देखो यहां से पढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं वो कैसे होते हैं, नेकेड सीड्स के साथ, यानी कि सीड्स इसमें प्रेजेंट हैं और दिखने वाले हैं, कोई एनक्लोज्ड नहीं है। आर कंपैरेटिवली मोर एंशिएंट देन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो हमें आगे पढ़ना है ये ऑब्वियसली उससे पुराने हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले नंबर पे हमने पढ़ा था एल्गे, एल्गे के बाद हमने क्या पढ़ा था, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद हमने क्या पढ़ा था, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद हम पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स। तो ऑब्वियसली क्या ये बात याद रखने में दिक्कत आएगी कि टेरिडोफाइटा पहले का फॉर्म है, जिम्नोस्पर्म्स जो है वो बाद का फॉर्म है।
उसी तरीके से जिम्नोस्पर्म पहले का फॉर्म है और इसके बाद कौन सा आएगा, एंजियोस्पर्म्स आएंगे, एंजियोस्पर्म्स आएंगे। सो दीज आर द ग्रुप्स, these are the groups that we study, these are the groups that we study in the plant kingdom। ठीक, किसके बाद कौन सा आ रहा है वो समझ में आ रहा है, कौन किसका प्रिकर्सर है। आर कंपैरेटिवली मोर एंशियंट देन एंजियोस्पर्म, यानी कि ये एंजियोस्पर्म से भी बहुत पुराने हैं इन एवोल्यूशनरी टर्म्स। अगर हम एवोल्यूशन को देखें तो आपको नहीं लगता आप इसमें एक लिंक निकाल सकते हो? देखो मैं आपको दिखाती हूँ लिंक कैसे निकलेगी। अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा पहली बार उसने क्या कर दिया था, देखो सीड कब बनता है, जब ओवरी के अंदर, ओवरी बोले तो कहना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर एग प्रेजेंट है, वहीं पर आकर के जो वो था स्पर्मेटोजोइड था, उसने आकर के फर्टिलाइजेशन कर लिया था। नाउ दैट वाज द प्रिकर्सर जो आगे जाकर क्या बनाएगा, और वो रिटेन्ड रहता था कहाँ, फीमेल स्ट्रक्चर के पास। और अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो वो हमें किसकी तरफ इशारा करता है कि आगे जाकर के क्या बनने वाला है, सीड बनने वाला है, इसकी तरफ इशारा करता है। और पानी पहले क्या होता था, एल्गे पूरा का पूरा पानी के अंदर ही रहता था। उसके बाद ब्रायोफाइटा आया, रह तो मैं लैंड पे रहा हूं पर मेरा दिल लगा रहता है पानी में, तो ब्रायोफाइटा का नेचर ऐसा था। टेरिडोफाइटा आया तो उसने थोड़ा अपना लगाव पानी से दूर किया, कह रहा है मुझे पूरा पानी नहीं चाहिए, मेरा तुम्हारे पास दिल भी नहीं है पानी, लेकिन तुम मुझे बस एक ड्रॉप मिल जाना, उतने में मेरा काम हो जाएगा। यानी साथ ना रहो कोई बात नहीं, बात ना करो कोई बात नहीं, लेकिन दिख जाना इतने में मेरा काम हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा टेरिडोफाइटा, पानी दिख जाए हो जाता था। अब लेकिन जो जिम्नोस्पर्म आया, नहीं 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 नहीं, जिम्नोस्पर्म को पानी की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, इसे जरूरत पड़ेगी हवा की। इसने अपना साथी ही बदल लिया आगे आकर। तो ये एक प्रिकर्सर हमें दिख रहा है, हमें समझ आता है कि जब टेरिडोफाइटा आया था तो वही कुछ कैरेक्टर्स अपने ऐसे डेवलप कर चुका था जो क्या करे, जो आगे जाकर जिम्नोस्पर्म को एग्जिस्ट करने में हेल्प करे। ठीक, तो ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमें पता चलती है। ठीक है, दे आर बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग लेट पेलियोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा मतलब तुम ये समझ लो कि आज से कुछ 265 मिलियन ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले की बात हो गई। फ्लरिश्ड वेल ड्यूरिंग मीजोजोइक एरा, मतलब इतने साल पहले तो शो होने लगे थे कि होते हैं भाई, कुछ जिम्नोस्पर्म का भी एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन मीजोजोइक एरा यानी कि डायनासोर्स के समय में ये प्रैक्टिकली ज्यादा मिले। ग्रेजुअली दे हैव बीन replaced by flowering plants angiosperms with changing time and climate condition। यानी सबसे पहले जब हम बात करते हैं, जब शुरू हुई होगी लाइफ, तो हमें कौन मिला था, एल्गे। एल्गे के बाद कुछ सालों बाद हमें ब्रायोफाइटा मिलने लगे, कुछ सालों बाद हमें टेरिडोफाइटा मिले, और उसके कुछ साल बाद जिम्नोस्पर्म मिले। जिम्नोस्पर्म ने फ्लरिश किया, मतलब बेहतरीन अपनी बूम पर ग्रो करा। कब, जब किसका एरा था, डायनासोर्स का एरा था। और उसके बाद क्या आने लगे, फ्लावरिंग प्लांट्स आने लगे, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, जो क्या कहलाता है, एंजियोस्पर्म्स। इतनी बात समझ में आई। ये कुछ इसकी हिस्ट्री है जिम्नोस्पर्म की, जो हमें जानना जरूरी है कि एक्चुअली में इनका एग्जिस्टेंस हुआ कैसे, आए कैसे थे। इतनी बात समझ में आ गई, डन, ओके। इसके बाद आगे चलो, ये मैंने बता दिया। आगे ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स जो हैं खत्म हो गए, बहुत नहीं बचे हैं पर फिर भी बचे हैं, क्योंकि देखो फ्लावरिंग प्लांट भी आएगा आगे, फिर और स्पीशीज और उसके ग्रुप्स आएंगे, तो ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। लेकिन कुछ ग्रुप अभी भी हैं जो ओनली 900 लिविंग स्पीशीज हैं। अब हमारे पास कितनी स्पीशीज हैं, 900 लिविंग स्पीशीज, और उन 900 लिविंग स्पीशीज में भी बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स ऐसे हैं जिसमें, अब आप सोचो ना, 900 तो स्पीशीज हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स कितने होंगे। सो नाउ आल्सो वी हैव एन नंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, बट स्टिल वो जो फ्लरिशिंग का टाइम था, जब इसने फ्लरिश किया, बहुत सारे थे, वो समय से अब हमारे पास थोड़े कम जिम्नोस्पर्म्स बचे हैं। ऑफ दीज अबाउट 500 स्पीशीज बिलोंग टू कोनिफर्स, यानी कि कोन बियरिंग प्लांट, जिसमें से 500 स्पीशीज, 900 में से 500 स्पीशीज ऐसी हैं जिनके पास कोन प्रेजेंट है। कोन मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था, अभी मैं आगे जब इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज बताऊंगी तब मैं कोन फिर से समझाऊंगी। तो कुछ कोन बियरिंग प्लांट है। कोनिफर्स ज्यादातर कहां पर पाए जाते हैं, कूलर नॉर्दर्न रीजन में पाए जाते हैं। अब आप बोलोगे मैम कूलर नॉर्दर्न रीजन, आप कह रही थी कि पानी की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। अब आप खुद सोचो, ये दो जगह एग्जिस्ट कर सकता है, या तो डेजर्ट में रह ले, वहां पानी बिल्कुल ही नहीं है, या तो फिर कूलर रीजन में रह ले जहां पर बहुत सारा आइस है, तो वो आइस है, पानी नहीं दे रहा उसको, आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है।
ठीक है। सो वहां पर पाए जाते हैं एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में। दे आर डोमिनेंट इन द अपर टिम्बर लाइन जोन ऑफ माउंटेन रेंज इंक्लूडिंग द हिमालयाज। बहुत ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, कभी पूछ लिया तो कहां मिलेंगे, हिमालयाज में सबसे ज्यादा मिलेंगे। ये मैं आपको एक समझाने के लिए एक ओवरव्यू दे रही हूं, यहां से जहां पर जो लिखना रहेगा वो मैं बता दूंगी, इसीलिए मैंने कहा था पिछली स्लाइड में ये वाला पूरा आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद हिमालयाज में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। इसके बाद जो लिविंग जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कोल्ड क्लाइमेट में जहां पर स्नो है रेदर देन रेन। अब ये पॉइंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना है कि भाई इनको रेन की जरूरत नहीं है, स्नो में रह लेंगे, पानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इट इज दी सोर्स ऑफ वाटर, वही स्नो इनका सोर्स ऑफ वाटर है, जो वो भाई जाइलम जो है वो क्या काम करेगा, पानी कहां से ले जाएगा, बस वो वाला, अदरवाइज इट डजंट नीड वाटर, ठीक है। क्यों जरूरत नहीं है वाटर की, क्योंकि जब ये फर्टिलाइजेशन करेगा तो इसमें हमको कुछ पॉलिनेशन वाला प्रोसेस मिलेगा, और वो कैसे होगा, वो होगा हवा के माध्यम से, विंड के थ्रू, ठीक है। The only native gymnosperm will thrive in warmer areas are cycads. वार्मर एरिया में मिलने वाला कौन है, साइकैड। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकैड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। छोटा सा ग्रुप होता है जिम्नोस्पर्म का, पाम लाइक ट्रीज शो करता है साइकड, पाम जैसे ट्रीज आपने देखे होंगे, पाम जैसे ट्रीज, उनको हम क्या कहते हैं, साइकड्स कहते हैं। तो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट बात मिलती है, वो है साइकड। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे चलिए, आगे हमारे पास क्या है, अगर हम अभी हमने बात करी कि नॉर्थ में क्या मिलेगा, एशिया में क्या मिलेगा, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो ज्यादातर हमारे पास क्या है इंडिया में, कॉनिफर्स, ठीक। वी हैव मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स व्हिच आर कॉनिफर्स, कोन बियरिंग, जैसे कि पाइन हो गया, स्प्रूस हो गया, सिडार हो गया, सिप्रस हो गया और लाख, ये सब एग्जाम्पल्स हो गए हमारे। ये हिली एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। देख चुके हैं, जैसे पहले पोलर रीजन में, हिमालय रीजन में मिल रहे थे, अभी भी इंडिया में भी आएंगे तो कहाँ रहेंगे, हिली एरियाज में ज्यादातर रहेंगे। और कुछ जिम्नोस्पर्म्स एक्सेप्ट सम साइकैड, कुछ साइकैड्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है वो प्लेन्स में भी ग्रो कर जाते हैं। और साइकस सिरसिनेलिस ग्रो वाइल्ड इन सम सदर्न स्टेट्स में भी मिल रहा है, और गार्डन्स में भी मिल रहे हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह। यानी हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि जब हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि इसे हम ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं। टॉल मेजेस्टिक कॉनिफर यानी कि ओरोकेरिया जो है, जो नेटिव साउथ में पाया जाता है, कल्टीवेटेड इन नॉर्थ इंडिया, उसे हम अमेरिका से इंडिया में ले आते हैं, कह देते हैं भैया ये हमारा ऑर्नामेंटल प्लांट है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ऑर्नामेंटल वैल्यू बहुत होती है किसकी, जिम्नोस्पर्म की। इतनी बात समझ में आई, यहां से हमें मिलता है ऑर्नामेंटल वैल्यू और उसका एग्जाम्पल, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, लिख लिया। नेक्स्ट हम आते हैं इसके हैबिटाट पे। जैसा मैंने आपको बताया, हैबिटाट क्या है, ज्यादातर ये ज़ेरोफाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं, ज़ेरोफाइटिक। मैंने वहां पर शायद कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की है क्या, नहीं की, सही है। हाँ, तो ज़ेरोफाइटिक होते हैं, मोस्टली पेरेनियल, देखो पेरेनियल लिखा है, ज़ेरोफाइटिक लिखा है, एवरग्रीन, आर्बोरियल, वुडी प्लांट्स होते हैं। अभी तक जो हमने टेरिडोफाइटा में प्लांट्स पढ़े थे, वो कैसे प्लांट्स थे, वो कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनके पास वुडी स्टेम तो बहुत कम मिल रहा था, हरा भरा स्टेम मिल रहा था, और उस हरे भरे स्टेम के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो जाता था कभी कभी। तो टेरिडोफाइटा में देखा था हमने ये, लेकिन यहां पर ये कैसे हैं, एवरग्रीन होंगे, ब्रांच्ड होंगे और वुडी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वुड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दे ग्रो एज वुडी ट्रीज, बुशी शर्ब्स एंड रेयरली क्लाइंबर्स। बहुत कम होता है कि ये क्लाइंबर के फॉर्म में हो, ज्यादातर इनमें से भी वुडी ट्री और बाकी सब में से भी सबसे ज्यादा ये किस फॉर्म में मिलते हैं, शर्ब्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में मिलते हैं, शर्ब्स के फॉर्म में। हर्ब्स ज्यादा यहां मिलेंगे नहीं, नन ऑफ देम आर हर्ब्स और एनुअल्स, देखो लिखा है, हर्ब्स नहीं मिलते। एग्जाम्पल क्या होगा शर्ब्स का, जेनिटल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। किया इतना नोट, ओके, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक्सटर्नल फीचर की बात करें, यानी हम बात करें अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की, किसकी, मॉर्फोलॉजी, तो वो कैसी होती है। मैंने आपसे कहा था स्पोरोफाइट ज्यादा मिलेंगे, है ना, मैंने आपको वहीं पे बता दिया था पहली बार में। प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। स्पोरोफाइट बॉडी होती है, बोला था मैंने, देखो इसको जरा, यहां पे बता दिया था कि स्पोरोफाइट बॉडी होती है। कहां पर बताया था, यहां लिखा था
नहीं लिखा है क्या? हाँ ठीक है, स्पोरोफाइट बॉडी होती है। इसमें ये पॉइंट भी ऐड कर लेना, इसको भी ऐड करो, यहां लिख देती हूं, दे हैव स्पोरोफाइटिक बॉडी। बेसिकली बॉडी स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट के बाद मैंने ये जरूर बता दिया था कि रूट्स मिलते हैं। तो इसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी हमें मिलेगी, स्पोरोफाइट बॉडी, जिसके अंदर हमें प्रॉपर स्टेम, प्रॉपर लीफ और प्रॉपर रूट मिल रहे होंगे। ठीक है, आगे चलो। तो स्पोरोफाइट बॉडी यहां से चालू हो जाएगा, है ना, अपना एक्सटर्नल फीचर मॉर्फोलॉजी से। यहां पर पहला पॉइंट आ जाएगा, स्पोरोफाइट बॉडी है जो डिफरेंशिएट रहती है रूट में, स्टेम में और लीफ में। ये तीनों स्ट्रक्चर्स अलग अलग से हमें प्रॉपरली डिफाइंड दिखने लगते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्री आता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ट्री आउट ऑफ द जिम्नोस्पर्म, या फिर विच जिम्नोस्पर्म इज द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। तो वो अपना आंसर क्या होगा? सिक्विया, सिक्विया सेम्परविरेंस, सिक्विया सेम्परविरेंस टॉलेस्ट वेराइटी, सबसे बड़ी। जायंट रेडवुड कॉमनली इसको बोला जाता है ना, कॉमन नेम्स, और फिर वो अपना बाइनोमियल नेम्स होते थे। कॉमनली हम रेडवुड कह रहे हैं, लेकिन बाइनोमियल नेम क्या है? इट इज दी सिक्विया सेम्परविरेंस। मुझे कमेंट में ये नाम अभी चाहिए, लिखो, क्या लिखोगे? टॉलेस्ट ट्री डैश लगा के सिक्विया सेम्परविरेंस। डन, ओके, गुड। हाय, अब ये हम बोल तो रहे हैं बहुत बड़ा है, टॉलेस्ट है। कितना बड़ा है? 125 मीटर्स की हाइट होती है, 125 मीटर्स, एंड 20 मीटर्स की गिर्थ होती है, वो भी कम नहीं है। ट्री इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड, यानी अब हमने बोल दिया था ना पेरेनियल है ना, पेरेनियल, एवरग्रीन, जीता ही चला जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, मर ही नहीं रहा, सालों तक रहता है। तो 4000 ईयर ओल्ड चला जाता है। रेडवुड पार्क ऑफ कैलिफोर्निया में मिलेगा। तो उस कैलिफोर्निया में उसको रेडवुड पार्क ही इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां क्या प्रेजेंट है? सिक्विया सेम्परविरेंस। अब ये एक इंपॉर्टेंट है कि रेडवुड पार्क ऑफ कैलिफोर्निया इज फेमस फॉर व्हाट? इट इज फेमस फॉर सिक्विया सेम्परविरेंस। ऑलराइट, अब ये एक एग्जाम्पल है जो हमें याद रखना है। अगर हम स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म देखें, कभी भी देखो, हम जब 8th क्लास में सेल पहली बार पढ़ा था तो वहां पे भी हमने पढ़ा था कि बड़ा लार्जेस्ट सेल कौन सा है और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है। लार्जेस्ट सेल अगर याद हो तो ऑस्ट्रिच पढ़ा था, और स्मॉलेस्ट सेल पढ़ा था माइकोप्लाज्मा। उसी तरीके से जब हमने प्लांट का ये पढ़ लिया कि सबसे बड़ा सिक्विया है, तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा होता है ज़ामिया पिग्मिया, ज़ामिया पिग्मिया। ये नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। टॉलेस्ट लिख दिया, उसके नीचे लिखो स्मॉलेस्ट, दैट इज ज़ामिया पिग्मिया। इसका अंडरग्राउंड ट्यूबरस स्टेम होती है, स्टेम ही बेचारी कहां धसी हुई है? जमीन में, तो छोटा तो हो गई। इट रीचेस अप टू 25 सेंटीमीटर इन हाइट, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है, 25 सेंटीमीटर तक की हाइट होती है। दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मिले, सिक्विया एंड दी ज़ामिया। सिक्विया सबसे बड़ा, ज़ामिया छोटा सा। ज़ामिया नाम से ही समझ में आ रहा है छोटा सा होगा। दोनों पॉइंट मुझे इस स्लाइड में से आप लिख करके बताओगे, फटाफट से लिखो। डन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम एक्सटर्नल फीचर में और बात करें, है ना, अगर एक्सटर्नल फीचर में हम और बात करें तो बड़ा वेल डेवलप्ड टाइप का हमें प्लांट मिलता है जिसमें टैप रूट सिस्टम बढ़िया से दिख रहा है, यानी कि रूट है, स्टेम है, लीफ है, डिफरेंशिएटेड है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब ये जो है रूट कभी कभी एसोसिएशन शो करती है, यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो हमने देखी थी, क्या? माइकोराइजा। तो एसोसिएशन शो करती है सिम्बायोटिकली, जहां पर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट करके एक साथ रहते हो। एल्गे के साथ रहने लगती है तो कोरलॉइड रूट ऑफ साइकस में देखा जाता है ये, और फंगस के साथ रहने लगे तो माइकोराइजल रूट ऑफ पाइनस में देखा जाता है। तो एक एग्जांपल आपको पाइनस मिल गया, दूसरा एग्जांपल आपको साइकस मिल गया। इसके बाद हम अगर आगे चलें तो भाई मैं आपको बता चुकी हूँ रूट कैसी है, सॉरी स्टेम कैसी है, एरियल, सॉलिड, वुडी और ब्रांच्ड। प्रॉपर हमें स्टेम, प्रॉपर रूट दोनों चीजें मिल रही हैं। रूट एसोसिएशन में दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ के भी रहने लगेगी। कब किसके साथ रहेगी? एक बार एल्गे के साथ, एक बार फंजाई के साथ। तो माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट पार्टनर्स जो होते थे, राइट, तो एक बार एल्गे के साथ जुड़ गई, जब एल्गे के साथ रूट एसोसिएशन बना के रहने लगे तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जहां पर दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। तो उसका एग्जांपल है साइकस। लेकिन अगर फंजाई के साथ रहने लगे, फंगस के साथ, तो उसका एग्जांपल है पाइनस। ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉपी में होने चाहिए। स्टेम कैसी है? इरेक्ट है, ब्रांच्ड है, वुडी है। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी स्टेम के बारे में बता चुकी हूँ। आगे चले अगर इंटरनल फीचर्स में, तो मैंने बताया था आपको कि वैस्कुलर टिश्यू यहाँ
पर प्रेजेंट मिलेगा। ठीक, तो वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है, दे पोजेस वैस्कुलर टिश्यू, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। इसीलिए पता है किसी भी चीज को जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं इसी कंसेप्ट से स्टार्ट करती हूँ कि फर्स्ट गो में आपके दिमाग में वो 4 शब्द कौन से हैं जो पूरा टॉपिक आपको सम अप कर देंगे एट द एंड ऑफ द डे। इसीलिए मैं आपको वहां पर सबसे पहले ये सारी चीजें लिखवा देती हूँ। अब मैंने वहां बता दिया था वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम मिल जाएगा। ठीक, अब ये अरेंज कैसा रहता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है, अब आप खुद सोचो, हमें वैस्कुलर टिश्यू थोड़ा सा मिलना चालू कहां से हुआ था, टेरिडोफाइटा से। यहां पर थोड़ा हमें प्रॉपर मिल रहा है ना, यहां पर हमें प्रॉपर पूरा जाइलम और फ्लोएम देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी पूरा डेवलप्ड नहीं है। मिल तो रहा है पर पूरा वेल डेवलप्ड नहीं रहेगा, कुछ कुछ चीजें उसमें मिसिंग होंगी। हमने जब 9th क्लास में पढ़ा था टिश्यू चैप्टर, तो वहां पर हमने प्लांट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम पढ़ लिया था। तो 4 टाइप के सेल, जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, अलग अलग रिस्पेक्टिवली, और सीव ट्यूब, वेसल्स, कंपेनियन सेल, ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब उसमें से सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते, थोड़ा सा पुराना फॉर्म होता है कहना चाहिए। तो पुराने फॉर्म में आप होता है ना, जैसे पुराने जमाने की चीजें, पुराने जमाने का रेडियो, पुराने जमाने के कपड़े थोड़े अलग टाइप के होते हैं, थोड़े से आउटडेटेड क्यों लगने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास एडवांस चीज आ जाती है। तो जब हम आगे चलेंगे प्लांट ग्रुप में तो हमारे पास एडवांस टाइप का जाइलम फ्लोएम आएगा। अभी ये थोड़ा सा पुराना है तो कुछ चीजें इसमें मिसिंग है। तो दे आर अरेंज्ड इन वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में तो होते हैं बंडल्स ऑफ स्टेम आर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन, यानी कि आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा ओपन, यानी कि जहां पर आपको बीच में कुछ जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ये हम आगे पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में तो समझ में आएगा, एक तरफ जाइलम एक तरफ फ्लोएम मिल रहा है, लेकिन बीच में आपको कुछ टिश्यू मिलेगा जिसको हम कैम्बियम बोलते हैं। तो इस चीज पर ज्यादा परेशान मत होना, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी अभी बाकी है, प्लांट की आगे पढ़ाऊंगी, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और वहां पर मैं आपको ये बात दोबारा से बताऊंगी। तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए आप लिख के रख सकते हो, ताकि जब आप एट द एंड ऑफ द ईयर इसको रिवाइज करोगे तो आपको पता रहेगा कि कॉन्जॉइंट कोलेटरल बंडल यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, कैसा टाइप का, ओपन टाइप का। बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस अभी मत करना। सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स एंड एनुअल रिंग्स आर डिस्टिंक्ट इन मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, मैं एक बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी में आपको ये बता दे रही हूँ कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, क्योंकि मैंने जैसा बताया मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में हम इसे दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपरली वहां पर ही हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे। इट्स अ क्वाइट लॉन्ग कंसेप्ट, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, जो सबसे पहले सेल्स डिवाइड करने लगते हैं, सेल प्लांट की बॉडी बनाते हैं, बनाते जाते हैं। अब आप सोचो, जब सेल डिवीजन कर रहा था तो डिवीजन के टाइम में ऐसा होता है ना, एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, ऐसा होता है। तो अब ये क्या करता है प्लांट कि एक सेल को तो बोल देता है तुम्हारा काम रहेगा डिवाइड करने का और तुम्हारा काम रहेगा फंक्शन करने का। ठीक है, तो ये ऐसे 2 टाइप के सेल्स बनाता है। ठीक, तो डिवाइड करने वाले नए सेल्स बनाते जा रहे हैं, लेकिन फंक्शन वाले आगे डिवाइड नहीं कर रहे, वो सिर्फ फंक्शन कर रहे हैं। जैसे किसी चीज को कैरी करने का फंक्शन, खाना बनाने का फंक्शन, तो ये अपना सिर्फ काम करते हैं और ये नए सेल्स बनाते हैं, तो प्लांट की बॉडी बढ़ती है। ठीक, अब ये तो हो गया प्राइमरी ग्रोथ चल रही है। अब एक बार उसे जरूरत पड़ी, उसे लगा नहीं 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 नहीं, जो तुम फंक्शन कर रहे हो ना उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तुम्हें मेरे लिए थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो अब तुम ऐसा करो कि फंक्शन को कर दो बंद और डिवाइड करना चालू कर दो। ऐसी सिचुएशन जहां पर फंक्शनल सेल भी आगे जाकर डिवाइड करना चालू कर दे तो हमें वहां पर अलग से ग्रोथ दिखने लगती है, कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ आ जाती है, क्योंकि ये तो ग्रोथ करा ही रहे थे पर ये भी एक्स्ट्रा कुछ ग्रोथ कर रहे हैं, फिर वो फॉर्म करता है सेकेंडरी ग्रोथ। यानी ऐसी ग्रोथ जहां पर पहले जो डिवाइड नहीं कर रहा था बाद में वो डिवाइड करने लग गया, फिर डिवाइड करके सेल्स बनाने लग गया, वो फॉर्म करता है सेकेंडरी ग्रोथ। इतनी बात समझ में आई। तो सेकेंडरी ग्रोथ हमें मिल जाती है कहां पर, जिम्नोस्पर्म्स में। सेकेंडरी ग्रोथ हमें कहाँ मिल जाती है, जिम्नोस्पर्म्स में मिल जाती है। बहुत ज्यादा टेंशन मत करना, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर याद करा दूंगी, समझा दूंगी, ट्रांसपेरेंटली दिखने लगेंगी, आर पार दिखेगा तुमको एनसीईआरटी में। ठीक है, इसके बाद वेसल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होते हैं जाइलम में। अब मैंने आपसे कहा था ना बहुत ज्यादा पुराना फॉर्म है भाई, पुराने जमाने का है, तो इसमें इसके पास वेसल्स नहीं है जाइलम के पास, एक्सेप्ट इन जेनिटल्स। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो जेनिटल्स जो एक टाइप है जिम्नोस्पर्म का, उसके पास वेसल्स भी मिल जाते हैं। और कंपेनियन सेल्स की अगर हम बात करें तो दे आर एब्सेंट इन फ्लोएम, मतलब दोनों में एक एक टाइप एब्सेंट है। जाइलम में क्या एब्सेंट है, वेसल्स, और फ्लोएम में क्या एब्सेंट है, कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब्स आर ऑल्सो नॉट ऑर्गेनाइज्ड एज सीव सेल्स। सीव ट्यूब भी ऑर्गेनाइज नहीं है सीव सेल्स की तरह, बस थोड़ा बहुत एंड टू एंड कनेक्शन इनका प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कनेक्शन है जिससे ट्रांसफर करा देंगे। मतलब कहा जाए एकदम लेमैन टर्म्स में अगर आपको याद करना है तो आपको ये याद करना है भाई जाइलम और फ्लोएम था तो
वैस्कुलर टिश्यू था तो, लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस्ड नहीं था। कैसा था? हाँ, बस नाम के लिए है, चलो दे दिया तुमको, रख लो जाइलम फ्लोएम, करा लेना अपना ट्रांसपोर्ट। वो कुछ बच्चे होते हैं ना, नहीं मुझे भी दो, इसको दिलाया है, इसका बर्थडे था तो मेरे बर्थडे पे भी दिलाओ, इसको दिलाया है, इसको गिफ्ट दिया है, मेरे बर्थडे मुझे भी गिफ्ट दो, भले ही मेरा बर्थडे नहीं है। तो ये वो वाले लोग थे, तो इनको कहा चल ठीक है यार तुम रख लो जाइलम फ्लोएम, पर ज्यादा देखो एडवांस जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेगा, इतने में इतना ही मिलेगा। आगे जाएंगे जब हम, तो हमें समझ में आएगा कि भाई ये जो जिम्नोस्पर्म है, इसके बाद जब हम एंजियोस्पर्म पर गए तो हमें प्रॉपर चीजें मिलने लगेंगी, वहां हम जाइलम फ्लोएम को बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखेंगे। तो ये हो गई इसके इंटरनल फीचर की बात, ठीक है, इंटरनल फीचर यानी जाइलम फ्लोएम की। ऑलराइट, ओके। नाउ अब बात आती है जान जो है इस सेशन की, जान जो है इस पूरे टॉपिक की, जिम्नोस्पर्म की, दैट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। और मैं एक चीज अभी बता देती हूं, है ना, ये बात बैठा लेना दिमाग में। अगर किसी चीज को ठान लिया जाए कि मुझे ये चीज करनी है, तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें रोक ले। मेरे कहने का मतलब है, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे ट्रांसलेट करना है कि दुनिया में कितना भी लोग कहें अरे यार इसकी लाइफ साइकिल, उसकी लाइफ साइकिल, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, हाँ, बहुत मजेदार। अगर ध्यान से सुनोगे ना, पूरा कंसंट्रेशन से, आसपास मम्मी क्या बोल रही है, किसका ऑटो चल रहा है, किसकी वैन आ रही है, किसका फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कुछ मत देखो, सिर्फ ये जो जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल आज अगर समझ ली इस सेशन में, जीवन भर के लिए याद रहेगी। बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रही हूँ? बहुत जरूरी है। एक नंबर पे पहली चीज तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि मन में ठान लो मेरे को ये समझना है, ठीक है, तो समझ में अपने आप आ जाएगा। मेहनत तुम्हें कुछ नहीं करनी है, सिर्फ देखना है, सुनना है, और उसके बाद आखिरी में मैं मौका दूंगी, तब आप इसे अपनी कॉपी में बना सकते हो, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्शन में होता क्या है, थोड़ा सा यहां से देख लेते हैं, क्योंकि यहां से आपको थोड़ा सा डगमगाएगा, लेकिन फिर सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो जिम्नोस्पर्म जो है वो हेटेरोस्पोरस है, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया सेशन के। हेटेरोस्पोरस मतलब 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, मेल माइक्रोस्पोर और फीमेल मेगास्पोर। हमेशा मेल वाला स्ट्रक्चर छोटा होता है तो उसे मेल माइक्रोस्पोर बोलते हैं, फीमेल वाला स्ट्रक्चर बड़ा होता है, अपनी जगह ही बैठा रहता है, हिलता नहीं, आता कौन है? मेल वाला पोर्शन। तो इसीलिए फीमेल वाला पोर्शन हमेशा बड़ा होता है, तो मेगा से ध्यान रखना, ह्यूज फीमेल स्ट्रक्चर, ठीक है। दी स्पोर्स आर बोर्न इनसाइड दी स्पोरेंजिया। कहां पर मिलते हैं? स्पोरेंजिया में मिलते हैं। इसको थोड़ा सा हम बनाकर देखते हैं। एक प्लांट ले लेते हैं, ठीक है, एक प्लांट ले लेते हैं, और वो प्लांट हम किसका लेंगे? ऑब्वियसली जिम्नोस्पर्म्स का लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सुंदर जिम्नोस्पर्म का प्लांट बनाओ। अभी मैं अगर आपको ऐसे दिखा दूंगी तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं आपको इसको अलग से बना के बताऊंगी, फिर हम इस पे वापस आएंगे। तो हम ले लेते हैं अपना ये वाला प्लांट, ठीक है, हम ये वाला प्लांट ले लेते हैं और इसको पहले अपनी कॉपी में बना लेते हैं। आप प्लांट मेरे साथ बना सकते हो, बाकी चीजें फिर हम समझ लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो पहले प्लांट बना लो मेरे साथ, ठीक है, मैं जैसा बना रही हूं। हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में कुछ लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेना, ठीक। अब हमारे काम का स्ट्रक्चर कौन सा है? हमारे काम का स्ट्रक्चर है कोन, ठीक है। तो कोन जो है वो हमारे फीमेल पोर्शन में बड़ा सा कोन होगा और मेल के पोर्शन में छोटा सा कोन होगा, ठीक। और कोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? छोटे 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 बैग प्रेजेंट होते हैं, तो वो बैग बना लो, ठीक है। तो मैं ये बैग बना लेती हूं, ये बैग बना लिया। आपको भी ऐसे ही बनाना रहेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। इसके भी बना लेते हैं, बन गया, ठीक है। तो ये हमारा छोटा वाला मैंने क्यों बनाया है? आपको याद रहेगा कि छोटा वाला स्ट्रक्चर किसका है? मेल का है, और बड़ा वाला स्ट्रक्चर किसका है? फीमेल का है, ठीक है। तो हमें उसके नाम याद रखने में आसानी रहेगी। क्या इसमें कोई दिक्कत है? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा है, बढ़िया है, मजा आ रहा है, ओके। तो ये हो गया हमारा प्लांट। अब यहाँ पर इसकी एक स्टेम रही होगी तो वो भी बना लेते हैं। अच्छा, मैंने ब्राउन से इसलिए बनाई है क्योंकि हमें ये मालूम है कि वुडी होती है, ठीक है,
वुडी होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर अलग से दिखते हैं। ये हमारे कोन्स हैं। कौन से वाले कोन्स हैं? ये है हमारा मेल कोन और ये है हमारा फीमेल कोन। ठीक, मेल कोन आगे जाकर इसमें से एक अपना बैग निकाल लो, इसका एक बैग निकाल लो, एक बैग इसका निकाल लो, क्योंकि इसके पास बहुत सारे बैग हैं, है ना, इसके पास भी बहुत सारे बैग हैं। तो मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम दो हमें क्या निकालने हैं? कोन इसमें से निकाल लेने हैं। तो इसका कोन निकाल लो एक, और एक निकाल लो इसका कोन। ठीक है, तो कोन निकाल लेते हैं। एक कोन ये छोटा कोन है, इसका छोटा कोन है, इसका बड़ा कोन है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? इसका छोटा कोन, इसका बड़ा कोन। ठीक है, अब इस कोन के अंदर, ये कोन तो क्या है? एक बैग है। इस बैग के अंदर सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम इस बैग को क्या कहते हैं? अगर आप इस लाइन पर वापस जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। दी स्पोर्स आर बोर्न इनसाइड दी स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया कौन है? मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जहां हमें मिलेगा, सॉरी, ये हमारा स्पोरेंजिया है। ठीक है, तो ये कौन सा स्पोरेंजिया है? ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, ये है मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, माइक्रो मतलब छोटा है तो मेल है, मेगा मतलब बड़ा है तो फीमेल है। इतनी बात याद रहेगी, इतना विजुअलाइज हो रहा है, अच्छे से दिख रहा है। अब इसके अंदर सेल प्रेजेंट है, तो इसके अंदर सेल रख दो। समझ गए होगे मैंने ऐसा क्यों बनाया है? ठीक है, इसके अंदर छोटा सेल है, इसके अंदर बड़ा सेल प्रेजेंट है ना। मतलब ये जो स्पोरेंजिया जो लिखा है, इसके अंदर मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर है। तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में भी कौन से होंगे? देखो, टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे, उन पे अलग अलग हमको क्या मिल गए? स्पोरेंजिया मिल गए। एक को हम कहते हैं, और लीफ को हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल बोलेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, वो मैंने आपको बता दिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के पास पोलन सैक होगा, माइक्रोस्पोरोफिल को हम स्टेमन बोलेंगे, एंड मेगास्पोरेंजिया के पास ओव्यूल होगा। यानी कि हमें क्या मिलने वाला है? माइक्रोस्पोरेंजिया जो छोटा वाला है, उसमें जो सेल मिलेगा वो पोलन सैक होगा, और मेगास्पोरेंजिया जो होगा उसके पास क्या होगा? ओव्यूल होगा। यानी हर एक की देखो मदर सेल होती है, हर एक की मदर सेल होती है ना। जब हम आगे जाकर के ह्यूमन बीइंग्स का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसमें हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ेंगे। ये मैं बीच में क्यों बताने लग गई? इसलिए बताने लग गई कि आपको एक थ्योरी, एक कंसेप्ट एक दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि हर जगह एक मदर सेल जरूर प्रेजेंट होती है। तो ऐसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, और मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोरेंजियम के अंदर। तो इसके पास अंदर कौन है? ये सेल कौन है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यहां पर इसके पास क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, इसके पास भी मदर सेल, इसके पास भी मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बना देगी? माइक्रोस्पोर बनाएगी, ऑब्वियसली। क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर। ये बनाएगी माइक्रोस्पोर, ये बनाएगा मेगास्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर और यहां बनेगा मेगास्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर बन गया, मेगास्पोर बन गया। ठीक है, माइक्रोस्पोर आगे चलेगा, जब माइक्रोस्पोर आगे चलेगा तो क्या बनाएगा? पोलन। अब अच्छा, कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि पोलन ग्रेन मतलब कि हो गया मेल गैमीट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पोलन ग्रेन का मतलब होता है एक सैक, एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर बैठा हुआ है छुप छुपा के, कौन? मेल गैमीट।
ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन, सोचो कितना प्रोटेक्ट करके रखा है मैडम, पहले कोन में रख लिया, फिर इसके बाद स्पोरेंजिया में रख लिया, वहां से चला तो माइक्रोस्पोर तो बन गया, माइक्रोस्पोर से कौन बनेगा, माइक्रोस्पोर से बनेगा पोलन ग्रेन। ठीक है, तो इससे कौन बनता है, पोलन ग्रेन, इससे बनेगा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बन गया। ठीक है, पोलन ग्रेन, अभी इसको यहीं छोड़ दो, आगे बात करेंगे। पोलन ग्रेन क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमीट है। क्या है, मेल गैमीट। पोलन ग्रेन के पास है मेल गैमीट, पोलन ग्रेन के पास है मेल गैमीट। इससे लिखूंगी तो क्या होगा, सॉरी, इससे लिखूंगी तो समझ में नहीं आएगा, है ना, इससे लिख देती हूं, इसके पास है मेल गैमीट। ठीक, यानी हमारे काम का स्ट्रक्चर हमें कहां मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, ये हमारे काम का स्ट्रक्चर है। तो मैं इसको एक हाईलाइट कर दूं थोड़ा मैं इसे, ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूं। ठीक है, ये हमारा हो गया मेल गैमीट, जिसको हमें उठा करके आगे ले जाना है। ठीक है, ऑल राइट, मेगास्पोर मदर सेल पे आओ, मेल गैमीट बन गया, नाउ इट इज रेडी टू फ्यूज विद द फीमेल गैमीट। पर पहले फीमेल गैमीट तो बनाओ, तो फीमेल गैमीट मेगास्पोर है। मेगास्पोर आगे जाकर क्या बनाता है, यहां पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, मेगास्पोर के बाद थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, यहां पर आपको एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, मेगास्पोर के बाद एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मेगास्पोर मदर सेल से एक्चुअली आखिर में जाकर के एग बनना चाहिए, मानते हो, एग बनना चाहिए था, क्योंकि एग ही तो होता है जो मेल गैमीट के साथ जाकर के फर्टिलाइज करता है। पर एग ना बनाकर ये मेगास्पोर क्या बनाता है, मेगास्पोर बनाता है 4 अलग अलग सेल्स, जिसमें से 3 सेल्स किसी काम के नहीं रहते, गायब हो जाते हैं, और बस एक सेल बचता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एक सेल बचता है जिसको हम मेगास्पोर कहते हैं। ठीक है, और ये मेगास्पोर मैं, बल्कि इसको मैं यहां ना बना करके, इसको मैं यहां ना बना करके, ये मेरा मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर है। ठीक है, मेगास्पोर आगे जाकर के बनाता है एंडोस्पर्म। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। अच्छा, अब मैडम ये तो समझ में आ गया, पर ये तो बताओ कि डिवीजन कैसे हुआ, और हमारा वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या है। तो ये वाला स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पहले सबसे पहले वर्ड में बता दी थी, तो डिप्लॉइड रहेगा। और हमेशा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर मियोसिस करने के बाद ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है। तो जब माइक्रोस्पोर बना था तो यहां पर मेल गैमीट जो बना वो कैसा बनेगा, हैप्लॉइड होना चाहिए, है ना। फीमेल गैमीट जो बनेगा वो भी हैप्लॉइड होना चाहिए। इतनी बात तो समझते हो, क्योंकि जब 2 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मिलते हैं तभी जाकर के आगे जाइगोट बनता है, तो वो डिप्लॉइड हो जाता है। तो मियोसिस जरूर हुई होगी। मियोसिस किस में हुई होगी, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या करा होगा, मियोसिस किया होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या किया होगा, ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, मियोसिस किया, नहीं दिखेगा, इसने क्या किया होगा, मियोसिस किया होगा। ये भी नहीं दिखेगा, ये इससे ले लेते हैं, मियोसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, मियोसिस करके मेल गैमीट बनेगा, उसी तरीके से मियोसिस करके एंडोस्पर्म बनेगा। तो यहां पर भी क्या हुआ होगा, मियोसिस हुआ होगा। बात समझ में आ गई, यहां पर भी क्या हुआ होगा, मियोसिस हुआ होगा। अब बना एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म जब बनता है तो ये स्ट्रक्चर, अब यहां तक मैं छोड़ दे रही हूं, है ना, इसके बाद अपन थोड़ा आगे चलते हैं। एंडोस्पर्म समझने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, यहां पर आपको ब्लैक कलर के 4 सेल दिख रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सही है, इन चारों सेल में से 3 सेल तो हो जाते हैं डीजेनरेट, टूट जाते हैं। ठीक है, 3 सेल टूट जाते हैं और बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनने के बाद ये टूटेगा। ठीक है, तो जब एंडोस्पर्म बनता है तो वो कैसा बनता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है।
ये अपने स्टेम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये अपने स्टेम से जुड़ा हुआ है अभी, है ना। ये कौन है? अपना फीमेल स्ट्रक्चर है, यानी कि मैं इस स्ट्रक्चर को आगे लेकर आई हूं ना, तो ये कौन सा है? मेगास्पोरेंजिया वाला स्ट्रक्चर। वहीं पर क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में एक आउटर कवरिंग बन जाती है, एक आउटर कवरिंग बन जाती है इस तरीके से, ठीक। इस आउटर कवरिंग का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आउटर कवरिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आपको अगर याद हो, सीड आपने पहले भी पढ़ा है, आज कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हो या फिर एनाटॉमी में जाकर के पहली बार नहीं पढ़ोगे, सीड हमने पहले बचपन में भी पढ़ा हुआ है। आपको पता है सीड के पास एक सीड कोट प्रेजेंट होता है, मानते हो ना? सीड कोट प्रेजेंट होता है सीड के पास, बस वही बनने वाला है, वही बनने वाला है प्रिमिटिव फॉर्म। जब भी कोई नई चीज बनती है तो उसका एक पुराना पिछला फॉर्म प्रेजेंट होता है ना, ऐसा ही इसमें भी होगा, यहां पे भी होगा, ठीक है। ये हमारा सीड कोट है, ये सीड कोट। मैं इतना डार्क क्यों कर रही हूँ सीड कोट को? मैम हो गया ना यार, क्यों कलर कर रहे हो, ऐसा लग रहा है क्या? इसीलिए कलर कर रही हूँ क्योंकि यही वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां पर क्वेश्चन आएगा और आप अटकोगे, इसीलिए ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे मुझे इसमें टाइम लग जाए थोड़ा सा, मैं कर दूंगी इसको कलर। क्यों करना है? क्योंकि ये हमें याद रखना है। मैं चाहती हूँ कि आपको ये याद रहेगा कि कुछ मैम ने टाइम दिया था, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर किसका? सीड कोट का। ऐसा मोटा सा सीड कोट दिख रहा होता है, एक सीड कोट और आधा आधा रहेगा, एक रास्ता छोड़ देगा बीच में, ठीक है। एक रास्ता ये बीच में छोड़ देता है। कहाँ दिख रहा है रास्ता छूटा हुआ बीच में? ऊपर की तरफ दिख रहा है, नीचे तो अटैच्ड है तो ऊपर की तरफ ही दिखेगा, ठीक है। और इसके पास भी है, ये रहा इसका, ठीक है। ये हो गया इसका सीड कोट। अब ये रास्ता यहां पर खाली है, ये रास्ता यहां पर खाली है, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं जो रास्ता खाली है? देखो, ये वाले एंड को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। यहां पर भी दिख रहा है माइक्रोपाइल, ये ऊपर रास्ता छूटा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर बनता है क्या? इसके अंदर बनता है, इससे बना देती हूं, इसके अंदर बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनता है कहां? यहां, ठीक। इस पूरे में एंडोस्पर्म बनेगा, इस पूरे में, पूरे स्ट्रक्चर में। ऑल ऑफ दिस इज अ एंडोस्पर्मिक स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दिस इज अ एंडोस्पर्मिक स्ट्रक्चर। ये पूरा का पूरा मेरा एंडोस्पर्म है। पहली बार एंडोस्पर्म जहां दिखा वो कौन है? यही पहली बार एंडोस्पर्म आया है। तालियां बज जानी चाहिए अब, ठीक है। ये है हमारा एंडोस्पर्म, मार्क कर लो, दिस इज एंडोस्पर्म। और ये जो मैंने बनाया है, ये जो बाहर कोट दिख रहा है, इसको सीड कोट को हम क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कौन बैठा था? इसके अंदर बैठा था मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल कहां है? मेगास्पोर मदर सेल यहां है। 4 सेल थे, 4 सेल में से 3 तो हट गए थे, 1 बचा था, ठीक है। तो 3 की हम कोई बात ही नहीं करेंगे, 1 सेल बचा है। उस 1 सेल के अंदर, इस 1 सेल के अंदर क्या होगा? इस 1 सेल के अंदर होगी माइटोसिस। यानी हम कह सकते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल undergo mitosis, और माइटोसिस करके ये एक टिश्यू बनाता है। माइटोसिस करके ये पूरा का पूरा एक टिश्यू बना देता है, और वो टिश्यू कौन है? वो टिश्यू है हमारा एंडोस्पर्म, ठीक है।
अगर एंडोस्पर्म किससे बनता है पूछा जाए तो मेगास्पोर मदर सेल ही आगे जाकर एंडोस्पर्म बनाता है। और मैंने शुरू में बोला था कि इसके पास आर्किगोनिया का कुछ रूडिमेंट्री बोले तो बचा कुचा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो अब वो जो आर्किगोनिया है वो आर्किगोनिया इस एंडोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा, इसी सेल के अंदर। तो आर्किगोनिया बना लेते हैं। आर्किगोनिया कैसा होता था? ऐसा होता था। तो आर्किगोनिया ये है, आर्किगोनिया के अंदर सेल प्रेजेंट है। तो ये आर्किगोनिया के अंदर सेल प्रेजेंट है जो कि हमारा एग सेल है, जो कि क्या है? हमारा एग सेल, एग, ठीक है। और ये कौन है? हमारा आर्किगोनिया। ये कौन है? 1 मिनट। दिस इज आर्किगोनिया, ठीक है। आर्किगोनिया बचा था, ठीक है। आर्किगोनिया के अंदर एग सेल प्रेजेंट है और एग कैसा होगा? एन, यानी कि हैप्लॉइड। यहां से ये स्ट्रक्चर, ये पूरा काम फीमेल वाले पार्ट में हो रहा है, फीमेल वाले कोन में, इतना बड़ा मदर सेल। अब देखो यहां पर अगर आप वापस आओ तो हमारे पास एक कोन था, कोन के पास माइक्रोस्पोरेंजिया निकाल लिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल था, मेगास्पोर मदर सेल ने एंडोस्पर्म बनाया। तो मेगास्पोर मदर सेल, ये यहां पर मेगास्पोर मदर सेल है, इसको मैं मार्क कर दूं, कहां पे करूं? मेगास्पोर मदर सेल, ये है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी? बहुत सारा मेगास्पोर मदर सेल ये वाला काम करेगी, ठीक है। ये यहां मैंने अलग से लिखा है, मेगास्पोर मदर सेल ये वाला काम करेगी। और ये वाला काम करके क्या बना लेगी? एक टिश्यू बना लेगी। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो माइटोसिस, माइटोसिस करके टिश्यू बना। टिश्यू क्या था? एंडोस्पर्म था। तो एंडोस्पर्म पहले बनता है और एंडोस्पर्म के बाद यहां आर्किगोनिया में ये जो टिश्यू इसने बनाया है, यहीं पर आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया के अंदर ही कौन सा सेल बनेगा? एग का सेल बनेगा। सब कुछ मेगास्पोर मदर सेल करवा रही है। तो मेगास्पोर मदर सेल से बनता है। देखो किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि मैम ये मेगास्पोर मदर सेल आपने बोला टिश्यू बना रही है तो एंडोस्पर्म बन गया, तो फिर ये एग इसमें कहां से आया? ये मेगास्पोर मदर सेल ने ही सारा काम किया है, बहुत सारा काम करती है, तभी वो मदर सेल कहलाती है, ठीक है। तो ये मेगास्पोर मदर सेल एंडोस्पर्म बनाएगी। एंडोस्पर्म से आगे जाकर, एंडोस्पर्म में आगे जाकर बन जाएगा एग। आगे जाकर क्या बन जाएगा? एग। अगेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कैसा है? एन, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कैसा है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग, ठीक। इसके बाद मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अब करेंगे कंबाइन, ठीक है। मेल गैमीट आया, ठीक। इसके साथ साथ कौन आया? फीमेल गैमीट आया, ठीक है। और ये भी आएगा, जुड़ेगा, ठीक है। कहां जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ेगा। दोनों जन मिल करके क्या बना लेंगे? दोनों जन मिल करके जाइगोट बना लेंगे। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना। यहां पर हो गया फर्टिलाइजेशन, इसको लिख देती हूं, यहां पर हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बना लेंगे? जाइगोट। ठीक। जाइगोट से क्या बनेगा आगे जाकर? जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो से बनेगा सीड। एम्ब्रियो से क्या बनेगा? सीड। नेकेड सीड, पहली बार दिखने वाला, जिसकी वजह से ये वाले जिम्नोस्पर्म्स क्या कहलाते हैं? फेनेरोगेम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फेनेरोगेम्स। तो वो एंडोस्पर्म था, एंडोस्पर्म से एग बना, वहां पर पोलन ऑलरेडी बन चुका था, पोलन से एग बना, मेल गैमीट, सॉरी पोलन से मेल गैमीट बना, यहाँ एग बना, दोनों मिल गए, जाइगोट बनाया, एम्ब्रो बनाया, सीड बनाया। अब सीड से आगे जाकर क्या बन जाएगा?
सीड से आगे जाकर ये बॉडी बन जाएगी, जिसको क्योंकि इसने स्पोर फॉर्म किया था ना, तो इस बॉडी को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइटिक बॉडी। इसीलिए हमने बोला था कि स्पोरोफाइट है, इसीलिए हमने बोला था स्पोरोफाइट है। ये पूरा स्ट्रक्चर डिप्लॉइड था, यहां पर ये स्ट्रक्चर हैप्लॉइड बने और वापस से ये स्ट्रक्चर डिप्लॉइड बन गए, क्योंकि जाइगोट तो फिर से 2n, तो ये पूरी बॉडी स्पोरोफाइट की क्या पहुंचेगी, 2n पहुंचेगी। और यहां मियोसिस होने के बाद फिर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि इन दोनों को छोड़ दिया जाए, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा डिप्लॉन्टिक है, तो इसीलिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। और इसी की वजह से, क्योंकि स्पोरोफाइट ही यहां देखने को मिलता है, देखो यहां लिखा है स्पोरोफाइट ही बन रहा है सीड से, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, अगर आप इस स्लाइड को देखोगे शुरू में बता दिया था स्पोरोफाइटिक होता है और यहाँ पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉयड 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम वाली लाइफ साइकिल चलती है। क्या इतनी बात समझ में आई? फेनेरोगेम सीड्स बनते हैं, सीड बने थे, उसी से स्पोरोफाइट बना था, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी। कोरिलेट कर पा रहे हो? आर्कीगोनिएट कहाँ प्रेजेंट था? एंडोस्पर्म के अंदर छोटा सा आर्कीगोनिएट प्रेजेंट है, उसी के अंदर एग प्रेजेंट है, तो आर्कीगोनिएट मिल रहा था। और ज़ेरोफाइटिक ड्राई हैबिटेट का हम पहले ही देख चुके, वैस्कुलर टिश्यू का यहाँ कोई काम नहीं, और फिर बाद में रूट डेवलप हो जाती है। तो ये सारी चीजें आगे दी गई इस लाइफ साइकिल के साथ कोरिलेट कर रही हैं। आपको ये समझ में आया या नहीं आया? ये ठीक है, दिस ऑल इज द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक, मैं फिर से आपको बता रही हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास ये एक प्लांट था, इस प्लांट का ये कौन है? कोन है। इस प्लांट का ये कौन है? कोन है। ये फीमेल कोन है और ये मेल कोन है। ठीक है, ये फीमेल कोन है और ये मेल कोन है। इसमें से मेल वाले में से माइक्रोस्पोरेंजिया निकला, फीमेल वाले में से एक मेगास्पोरेंजिया निकला। यानी कि मैंने एक ये वाला स्ट्रक्चर निकाला है और इसमें से एक ये वाला स्ट्रक्चर निकाला है। जब मैंने इसको निकाल के देखा तो इसके अंदर मुझे पता चला कि भाई मेल वाले के अंदर मदर सेल बैठी थी और फीमेल वाले के अंदर भी मदर सेल बैठी थी। मेल वाला स्ट्रक्चर क्योंकि छोटा होता है तो उसकी थी माइक्रोस्पोर मदर सेल, फीमेल वाला स्ट्रक्चर क्योंकि बड़ा होता है उसके पास था मेगास्पोर मदर सेल। दोनों ने आगे जाकर के मियोसिस किया तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बना, जो आगे जाकर पोलन ग्रेन बना देता है। पोलन ग्रेन गैमीट नहीं होता, एक बैग होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल गैमीट प्रेजेंट है, विच विल बी हैप्लॉइड ड्यू टू मियोसिस। छोड़ दो, मेल गैमीट बन गया ना, बना दिया। फीमेल गैमीट पे आओ। फीमेल गैमीट में पूरा घूमेंगे, ठीक है। फीमेल गैमीट में मेगास्पोरेंजिया एक कोन निकाला था, मेगास्पोर मदर सेल उसके अंदर बैठी थी और उसने बहुत सारा काम किया। मेगास्पोर क्यों लिखा मैंने यहां पर? मेगास्पोर मदर सेल से एक्चुअली में 1 2 3 4 बनते हैं सेल्स, जिसमें से 3 सेल्स जो हैं वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। सिर्फ एक स्पोर मेगास्पोर बनाता है, एक ही सेल मेगास्पोर बनाता है। मेगास्पोर अपने आप में बहुत सारा डिवीजन कर लेती है और एक टिश्यू बनाती है और माइटोसिस के थ्रू डिवीजन करती है, एक टिश्यू बना लेती है। और वो टिश्यू कैसा बनता है? वो टिश्यू कहलाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, वहां पर अभी मेगास्पोर अभी भी प्रेजेंट है। तो ये टिश्यू बना करके क्या बनाया है इसने? टिश्यू बना करके ग्रीन कलर का टिश्यू बनाया, एंडोस्पर्म। तो मेगास्पोर मदर सेल माइटोसिस करके टिश्यू बना रही है, एंडोस्पर्म। मेगास्पोर मदर सेल अभी भी प्रेजेंट है, वो एक आर्कीगोनिया के अंदर एग डेवलप कराएगी। एग क्या करेगा? माइक्रोपाइलर एंड भी प्रेजेंट है। देखो माइक्रोपाइलर एंड का भी इंपॉर्टेंस बताऊंगी। एग क्या करेगा? एग अपने पास बुलाएगा मेल गैमीट को। पर यहां मेल गैमीट कैसे आता है? मेल गैमीट हवा से आता है, ठीक है। तो मेल गैमीट कैसे आएगा? हवा से आएगा। हवा के द्वारा यहां पर एक बैग होगा, यहां पर एक म्यूसिलेज का बना हुआ बैग होगा, ये कलर दिखेगा नहीं, यहां पर म्यूसिलेज का बना हुआ एक बैग होगा, ये यहां पर एक म्यूसिलेज का ड्रॉप होगा, ठीक है। और वो चिपचिपा होगा। चिपचिपा होने की वजह से हवा से जैसे ही पोलन ग्रेन आएगा तो पोलन ग्रेन यहाँ इस म्यूसिलेज पर चिपक जाएगा। चिपकने के बाद एक ट्यूब बनाएगा, वो ट्यूब इसके अंदर जाएगी। ऐसे ऐसे तो नहीं जाएगी, वो ट्यूब ऐसे इसके अंदर जाएगी, ठीक है।
और यहां पर किसको ड्रॉप करेगी, मेल गैमीट को। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट यहां पर मिल जाएंगे, मेल और फीमेल गैमीट यहां पर मिल गए उस ड्रॉप के थ्रू। यानी अगर मैं इसको डायग्राम बना के बताऊं, चलो मैं आगे फिर से बताऊंगी। तो जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर सीड बनेगा। तो ये जो सीड बन रहा है ये पूरे इस लाइफ साइकिल की जान है, ठीक है। तो ये सीड बना, सीड से आगे जाकर स्पोरोफाइट बनेगा, सारी बॉडी डिप्लॉयड चलेगी, हैप्लॉयड ये मिलेंगे। बस बात समझ में आ गई, फिर से आ गई। अब ये तो हो गई जो मैंने बनाया, आप इसे बना लीजिए, बन गया, ओके। अब यहां पर देखोगे इसमें, ठीक है, तो इसकी लाइफ साइकिल को ऐसे भी समझो और ज्यादा विजुअलाइज होगा, ठीक है। कौन सा कलर ले लें, क्या दिखेगा, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ, ये हमारा वो पेड़ है जो हमने बनाया था, ठीक। कौन सा वाला पेड़ है, जिम्नोस्पर्म का पेड़ है। पत्तियां हैं ये ग्रीन कलर की, है ना, ये स्टेम दिख रही है ब्राउन कलर की, एक कोन इसमें आपको ये दिख रहा है और एक कोन इसमें आपको ये दिख रहा है, ठीक है। नंबर 1 पे ओव्यूलेट कोन है, मतलब ओवम जिसमें रहेगा, ओव्यूल जहां पर रहेगा, ओव्यूल, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल मिलता है, तो ओव्यूल जहां रहेगा वो ये कोन है, और यहां पर मेल वाला रहता है, यानी कि कौन सा है ये, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। यहां से हमने माइक्रोस्पोरेंजिया निकाल लिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, और यहां से हम क्या निकालेंगे, मेगास्पोरेंजिया। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, दोनों स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजिया बैठा था तो निकाल लिया हमने, और जा करके ये पोलन मियोसिस कर रहा है तो पोलन बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया में मदर सेल जो थी उसने, यहाँ मदर सेल नहीं लिखी हुई है, मदर सेल जो थी उसने पोलन ग्रेन बनाया, पोलन ग्रेन आगे जाकर के मेगास्पोरेंजियम जो बैठा है, मेगास्पोरोफाइट, यहाँ पर ओव्यूल दिख रहा है ना, ओव्यूल इंटेगुमेंट बनाएगा पहले वो सीड कोट बनाने के बाद यहाँ मेगास्पोरोफाइट है, स्पोरोसाइट है जो कैसी है अभी 2n थी, उसमें मियोसिस करके वो क्या बनाएगी, मेगास्पोरेंजियम अभी भी कैसी है 2n, मियोसिस करेगी, मियोसिस के थ्रू ही गैमीट्स बन रहे, गैमीट्स बनने के बाद सर्वाइविंग मेगास्पोर यहाँ पर n वाला स्ट्रक्चर हैप्लॉइड के फॉर्म में मिल गई। तो ये आर्किगोनियम था, फीमेल गैमीटोफाइट, जिसको हम आर्किगोनियम को क्या बोलेंगे, कंसिडर करेंगे फीमेल गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट वो बॉडी होती है जो अपने अंदर गैमीट रखती है, तो फीमेल गैमीट इसके अंदर ही रखा था इसीलिए इसको बोला है। इसके बाद स्पर्म न्यूक्लियस पोलन ट्यूब बना करके, अब मैंने बोला था ना कि वो जो एक म्यूसिलेज का ड्रॉप है, उस ड्रॉप के ऊपर हवा में से आकर के पोलन चिपक गया, तो उसने क्या बनाया, पोलन ट्यूब बनाया। पोलन ट्यूब बना करके ये अंदर घुसा है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड कोट प्रेजेंट है, फूड रिजर्व प्रेजेंट है, जो हमारा एंडोस्पर्म होता है उसे हम फूड रिजर्व ही कहते हैं, तो फूड रिजर्व प्रेजेंट है, एम्ब्रियो भी यहीं बना और बाहर सीड कोट भी प्रेजेंट था। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद एक्चुअली इसे फर्टिलाइजेशन नहीं, मैं लिखती हूं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, हमें क्या क्या मिलेगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। पहला हमें मिलता है इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, वो जो मैंने सीड कोट बनाया था बाहर ऑरेंज कलर का, वो इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट के बाद हमें मिलता है क्या, कौन सा वाला स्ट्रक्चर, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हमारा क्या है, फूड रिजर्व। एंडोस्पर्म क्या है, फूड रिजर्व। सीड कोट क्या है, इंटेग्यूमेंट, और इसके साथ साथ हमें एम्ब्रियो मिलेगा, ठीक। एम्ब्रियो आगे जाकर क्या बनाएगा, सीड विल बी फॉर्म्ड, पहली बार सीड मिला। ये तीन स्ट्रक्चर, तीन चीजें मिलती हैं हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पहली बार हुआ है ये, ऐसा पहली बार हुआ है इतने सारे सालों में कि इंटेग्यूमेंट, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो तीनों स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई, लाइफ साइकिल समझ में आ गई, ठीक है। तो फिर बस आगे जाकर के ये सीड बनाएगा, सीडलिंग बनेगी यानी छोटा सा पौधा, और फिर मैच्योर स्पोरोफाइट बन जाएगा, स्पोरोफाइट बॉडी बनती है, यही तो मैंने वहां समझाया था, ठीक है। इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन, किया इसे, ओके। आगे चलो, इसको देखो, अब इसको समझो। ये ओव्यूल का क्रॉस सेक्शन मिल रहा है, माइक्रोपाइलर एंड वो एंड है जहां से पोलन ट्यूब अंदर एंटर करेगा।
म्यूसिलेज की वो जो ड्रॉप है वो यहाँ प्रेजेंट थी, उस ड्रॉप पर आकर के पोलन ग्रेन गिर गया, तो पोलन ग्रेन ने गिर करके पोलन ट्यूब बनाया, पोलन ट्यूब पहुंच गया हमारे मेगास्पोर मदर्स हमारे एग के पास, जो कहाँ प्रेजेंट था, हमारे कौन से स्ट्रक्चर में, आर्किगोनिया के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था, फ्यूज कर जाएगा। तो यहाँ पर मेगास्पोर भी दिख रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट हम इसी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट इस पूरे स्ट्रक्चर को? क्योंकि इसी ने मेल फीमेल स्ट्रक्चर को कैरी कराया, इसी ने एग को पकड़ा हुआ है, तो ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट, और इसमें बाहर आउटर मिडिल इनर लेयर्स दिखने लग गई, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, अपने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द ओव्यूल ऐसा दिखेगा। अगर ओव्यूल को बीच में से काट दोगे, ओव्यूल ऐसा था, इसको बीच में से काट दिया तो ये खुल गया, तो अभी हमको ऐसा जो पोर्शन दिख रहा है वो ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब आपके लिए देखो, पहले तो ये बनाना बहुत जरूरी है, बनाओ इसको, ठीक है, डन, ओके। इसके बाद आपके लिए ये वाले पॉइंट्स लिखना जरूरी है, ठीक, और आपके लिए ये बनाना भी बहुत जरूरी है, जो मैंने इस साइड बनाया है वो तो चलो ठीक है, ये वाला जरूरी है। ऑल राइट, चलो, आई होप अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं एक बार बोल के बता दे रही हूं फिर से। प्लांट, मेल कोन, फीमेल कोन, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के पास माइक्रो, स्पोरेंजिया के पास माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगा के पास मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर बनाएगा, मियोसिस करेगा, मियोसिस करने के बाद पोलन ग्रेन बनाएगा, पोलन ग्रेन से मेल गैमीट बन जाएगा। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, ये थोड़ी तेज है, स्मार्ट है, तो इसने क्या करा, मियोसिस किया। मेगास्पोर थे, पहले 4 सेल थे, 3 चले गए, एक बचा, उस एक ने एंडोस्पर्म बनाया, माइटोसिस करके अपने जैसे बहुत सारे सेल बना लिए, वो फूड रिजर्व पूरा का पूरा एंडोस्पर्म लेकर बैठी है। अब वो एंडोस्पर्म था फूड रिजर्व, तो भाई एग कहां गया, एग बैठा था आर्किगोनिया के अंदर, आर्किगोनिया बनाया था मैंने, उसमें सेल बिठाया था पिंक कलर का, ये बैठा है आर्किगोनिया में सेल। ये पूरा ग्रीन वाला क्या है, ग्रीन वाला एंडोस्पर्म, ऑरेंज वाला आउटर मोटा मोटा सीड कोट, पहली बार सीड कोट मिल गया, इंटेग्यूमेंट बोलते हैं उसको। आर्किगोनिया कहाँ पे प्रेजेंट है, ये ब्लैक वाला जिसमें रेड कलर का एग है, यहाँ पर एक ड्रॉप म्यूसिलेज की प्रेजेंट रहती है, यानी चिपचिपी कुछ एक परत प्रेजेंट रहती है, जिस पर हवा में उड़ता हुआ पोलन ग्रेन आकर बैठ जाता है, पोलन ट्यूब बना करके आर्किगोनिया के अंदर जाएगा, एग के साथ फ्यूज करेगा, फ्यूज कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट, एम्ब्रियो, सीड, और फिर जो यंग स्पोरोफाइट बनेगा उससे फिर mature sporophyte बनेगा। This is the complete life cycle that is happening in the reproduction of the gymnosperm. All right? Okay. Post fertilization क्या क्या मिलेगा, एक हमें इंटेग्यूमेंट बाहर की कवरिंग मिल रही है, एंडोस्पर्म अंदर ग्रीन वाला मिल रहा था, और उसके बाद उसने एम्ब्रियो वहीं पर बना लिया, तो हमको एम्ब्रियो जाइगोट सब मिल गया। ये तीनों चीजें पोस्ट फर्टिलाइजेशन मिल जाती हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे। देखो यहां तक तो समझ में आ गया था कि हेट्रोस्पोर अलग अलग हैं, है ना, 2 अलग अलग टाइप के माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर थे। माइक्रो मतलब छोटा मेल, मेगा यानी बड़ी फीमेल, ठीक है। 2 टाइप के स्पोरेंजिया प्रेजेंट है अलग अलग स्ट्रक्चर पे। जैसे स्पोरोफिल कौन है, स्पोरोफिल वो स्ट्रक्चर है जहां पर कोन भी प्रेजेंट है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल, जहां पर मेगास्पोरेंजिया लगे हैं उसको मेगास्पोरोफिल बोल दिया, और जहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगे हैं उसको माइक्रोस्पोरोफिल बोल दिया। फिल इज फॉर लीफ, वो लीफ जो जहां पर ये अटैच रहेगा, ठीक है। चलो इसमें से लिख लो पहले जो लिखना है, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट इज, अब क्या होगा, अब वही होगा जो हम देख चुके हैं। स्पोरोफिल्स आर यूजुअली एग्रीगेटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसे हम कोन बोलते हैं। मेल और फीमेल कोन बोला था, उसी को स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं, ठीक है, एक और नाम उसका स्ट्रोबिलाई होता है। कोन आर जनरली यूनिसेक्सुअल, हाँ मेल और फीमेल अलग अलग थे, मेल कोन अलग और माइक्रोस्पोरेंजिएट, और फीमेल कोन अलग मेगास्पोरेंजिएट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सीड कोन्स और पोलन कोन्स अलग अलग होते हैं। मेल कोन्स आर शॉर्ट लिव्ड, कम समय तक रहते हैं, जबकि फीमेल कोन्स ज्यादा समय तक रहते हैं। और क्यों नहीं रहेंगे आप सोचो ना, मेल वाले का काम क्या था, सिर्फ पोलन दे देना, लेकिन फीमेल वाले का काम क्या था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उन तीनों चीजों को रखना, चाहे वो इंटेग्यूमेंट हो, चाहे वो एंडोस्पर्म हो, चाहे वो एम्ब्रियो हो, ठीक है। तो मेल कोन्स आर शॉर्ट लिव्ड, लेकिन फीमेल वाला लॉन्ग लिव्ड, ऑब्वियसली तीनों चीजें उसी के पास रहेंगी।
मेल कोन्स रिमेन अटैच टू द प्लांट, मेल कोन प्लांट से अटैच रहता है कई ईयर्स तक, टिल मैच्योरिटी और राइपनिंग ऑफ सीड, जब तक के सीड पूरा राइपन अपना हो जाए तब तक के वो अटैच रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। अब माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सैक प्रोड्यूसेस बहुत सारे पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन बनाता है माइक्रोस्पोरेंजियम, मालूम है हमको। पॉलिनेशन इज एनिमोफिलिक, एनिमोफिलस का मतलब होता है, मैंने बोला था कि वो एक चिपचिपी परत प्रेजेंट है जहां से हवा में उड़ता हुआ पोलन ग्रेन आके बैठेगा, फिर पोलन ट्यूब बनाएगा। तो वो क्योंकि हवा में उड़ता हुआ आया था इसीलिए हम इसको एनिमोफाइलस बोलते हैं, बिकॉज इट यूजेस विंड एज इट्स पॉलिनेशन एजेंट। ये अपने पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट यूज कर रहा है वो कौन है, हवा, विंड, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एनिमोफाइलस कहते हैं। देखो लिखा है विंड पॉलिनेशन करने वाला, ठीक। सम ऑफ द पोलन ग्रेन्स कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओव्यूल रीच द न्यूसिलस, न्यूसिलस मतलब कि वो अंदर जो एंडोस्पर्म के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वहां पर पहुंच जाएगा। न्यूसिलस किसको बोला है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, न्यूसिलस इसको ही बोला है, दिस स्ट्रक्चर इज न्यूसिलस, ठीक है। तो न्यूसिलस में पहुंच जाएगा। अब ये जो पॉइंट है ना, इससे आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाती है, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है इससे पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। माइक्रोस्पोरेंजियम था, पोलन ग्रेन बनाया, पोलन ग्रेन में पॉलिनेशन हुआ हवा के द्वारा, तो हमने इसको क्या बोला, एनिमोफाइलस बोला। कुछ पोलन ग्रेन डायरेक्ट कांटेक्ट में हवा की वजह से माइक्रोपाइल के ऊपर आ जाते हैं, वो जो चिपचिपी लेयर जहां प्रेजेंट है, तो जब जैसे ही माइक्रोपाइल के पास आते हैं तो वो चिपचिपी लेयर पे चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद ट्यूब बना लेते हैं और फिर न्यूसिलस में पहुंच जाते हैं। अब जब पोलन ग्रेन न्यूसिलस में, पोलन ग्रेन तो ट्यूब बना रहा है तो उसका जो मेल गैमीट है वो न्यूसिलस में पहुंचेगा, तो ओव्यूल्स आर ऑर्थोट्रोपस एंड रिमेन एक्सपोज्ड ऑन द मेगास्पोरोफिल। इसका मतलब क्या है, ऑर्थोपस का ऑर्थोट्रोपस का मतलब होता है, ऑर्थोट्रोपस का मतलब होता है कि भाई ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, यही था ना जो हमने वहां पढ़ा था। इस स्ट्रक्चर में ये है इसका माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड के बिल्कुल सीध में कौन प्रेजेंट है, मेगास्पोर सेल प्रेजेंट है। तो ऐसा अगर होता है कि माइक्रोपाइलर एंड के बिल्कुल डायरेक्ट पास में, ये है हमारा माइक्रोपाइलर एंड, यहीं पे पास में यहां पर प्रेजेंट है कौन, हमारा सेल, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ऑर्थोटोपस। ऑर्थोटोपस मतलब होता है जो लाइन में प्रेजेंट हो, एंड इट इज एक्सपोज टू दी मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल वहां पर दिख रहा है। ईच ओव्यूल इज सराउंडेड बाय इंटेग्यूमेंट, हर बार ओव्यूल के पास कौन प्रेजेंट होता है, वो ब्राउन वाला स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, दैट इज इंटेग्यूमेंट। इट एनक्लोजेस द न्यूसिलस, वो न्यूसिलस को अपने पास एनक्लोज करके रखता है, एंड अ फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म्ड फ्रॉम हैप्लॉइड मेगास्पोर, और फीमेल गैमेटोफाइट भी वहीं प्रेजेंट है जो हैप्लॉइड मेगास्पोर से बना है। तो फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन्स आर्किगोनिया, आर्किगोनिया प्रेजेंट है, ऐसा सा एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एग प्रेजेंट है, ये आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है ये, आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर होता है। इतनी बात समझ में आई, इसको लिख लो, लिख लिया, ओके। आगे चलो, ईच पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेटोफाइट जर्मिनेट फर्दर इनसाइड ओव्यूल एंड गिव्स पोलन ट्यूब। आगे वो माइक्रोपाइलर एंड पर वो आके बैठा तो था पोलन ट्यूब, अब वो जर्मिनेट करके आगे पोलन ट्यूब बनाएगा, पोलन जो बैठा है वो पोलन ट्यूब बनाएगा। And the generative cell of pollen grain produce 2 male gamete which generally carried by pollen tube, और उसमें 2 मेल गैमीट प्रेजेंट हैं जो आगे जाकर के फर्टिलाइज करेंगे। पोलन ट्यूब रीच अप द एग सेल एंड रिलीज 2 मेल गैमीट, वन ऑफ द मेल गैमीट फर्टिलाइज एग फॉर्मिंग अ डिप्लॉइड जाइगोट। 2 आएंगे मेल गैमीट, ठीक है। एक्चुअली मैं और ज्यादा इसकी पिक्चर क्लियर करूं तो इसमें होता ये है कि यहाँ पर मैंने एक आर्किगोनिया बनाया था ना, एक आर्किगोनिया बनाया था, एक्चुअली इसमें 2 आर्किगोनिया प्रेजेंट रहेंगे और दोनों के पास एग प्रेजेंट रहेगा, और जब 2 सेल्स आएंगे, जब 2 पोलन में से 2 मेल गैमीट आएंगे तो दोनों फ्यूज कर जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जब मेरे पास आखिरी में जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उस समय मेरे पास 2 सीड बनेंगे, और 2 सीड बनने के बाद जब मैं यंग स्पोरोफाइट बनाऊंगी तो मुझे एक सीड में से 2 स्पोरोफाइट मिल सकते हैं। दिस इज ट्रू, ठीक है। तो 2 मेल गैमीट आए और 2 ही वहां पर आर्किगोनिया के साथ एग प्रेजेंट है, तो एक स्ट्रक्चर में क्या बन जाते हैं, 2 स्ट्रक्चर बन जाते हैं, 2 सीड बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो जाइगोट बन जाता है, जाइगोट मेल और फीमेल मिल गया तो कैसा होगा, डिप्लॉइड ही होगा, डेफिनेटली डिप्लॉइड होगा, ठीक है। तो जाइगोट डिप्लॉइड होता है, इसको लिख लीजिए, लिख लिया,
ओके, नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन अकर्स बाय स्फीनोगेमी। स्फीनोगेमी का मतलब होता है मेल गैमीट कैरिड बाय आर्किगोनियल थ्रू पोलन ट्यूब। अगर पोलन ट्यूब बन जाता है तो उसको हम स्फीनोगेमी कहते हैं। जहां पे भी पोलन ट्यूब बनेगा वो क्या कहलाएगा? स्फीनोगेमी कहलाएगा। पोलन ट्यूब बना, पोलन ट्यूब एक्सेप्ट किसमें नहीं बनता? साइकस में नहीं बनता। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पर ट्यूब फॉर्मेशन फंक्शन एज हॉस्टोरियम एंड फर्टिलाइजेशन अकर बाय जूडियोगेमी। एक्चुअली वहां बिना पोलन ट्यूब बने ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन दस टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल वाटर। इसीलिए हमने कहा था कि भाई हमें जिम्नोस्पर्म्स में वाटर की जरूरत नहीं है, हवा से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। दिस इज द रीजन इट इज द मोस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम द टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट। उन दोनों को फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की जरूरत थी, लेकिन जिम्नोस्पर्म को फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की कहीं जरूरत पड़ी क्या? कहीं आपने देखा वाटर इज रिक्वायर्ड? नो, इट ओनली रिक्वायर्स विंड, इट ओनली रिक्वायर्स एयर। उसी से अपना पॉलिनेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो गया, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है, जब भी डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में, व्हाइल स्टिल एनक्लोज्ड विद इन द ओव्यूल। कहां रहकर? वहीं ओव्यूल में ही रहकर बन जाता है। ओव्यूल ही आगे जाकर सीड बनता है। मैं बता चुकी हूं, जाइगोट, एम्ब्रियो और फिर सीड, बस यही लिखा है। वॉल ऑफ ओव्यूल इज द सीड कोट, जिसको मैंने आपसे कहा था क्या है? इंटेग्यूमेंट है। क्या है? इंटेग्यूमेंट है, बता दिया था। ठीक है, जब भी सीड डेवलप होगा तो उसके पास फूड लेडन टिश्यू होगा फीमेल गैमेटोफाइट के पास, जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ये भी मैंने बता दिया था कैसे बनता है, माइटोसिस करके। सप्लाइज न्यूट्रिएंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब जब खुद सोचो एंडोस्पर्म का इंपॉर्टेंस क्या था, फूड रिजर्व वहां क्यों रखा है? क्योंकि उसी स्ट्रक्चर के अंदर पूरा का पूरा जाइगोट, एम्ब्रियो और सीड डेवलप होगा। तो खाना सीड को हमेशा एंडोस्पर्म से ही मिलता है, और सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से कवरिंग प्रेजेंट है, दैट वाज इंटेग्यूमेंट। तो एम्ब्रियो, ध्यान से सुनना, फर्टिलाइजेशन हुआ था, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो सीड बन गया। अब सीड को खाने को चाहिए तो वो जो एंडोस्पर्म हमने पहले बना लिया था वो खाना दे देगा। सीड को प्रोटेक्शन चाहिए तो इंटेग्यूमेंट पहले बना लिया था वो प्रोटेक्शन देगा। तो हो गया ना सारा काम। ठीक है, नाउ सप्लाइज न्यूट्रिएंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर में ग्रोथ के लिए एम्ब्रियो को सीडलिंग बनेगा। तो इन सब के लिए खाना कहां से मिलेगा? इस एंडोस्पर्म से मिलेगा, वो टिश्यू जो बना था। एंड द न्यूट्रिएंट्स आल्सो ड्रॉन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू विच द डेवलपिंग सीड इज अटैच। और न्यूट्रिएंट उसे वहां से भी मिलेगा, उस पेरेंट प्लांट से भी मिलेगा जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है, लेकिन एंडोस्पर्म होना जरूरी है। पूरा का पूरा वहीं से मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है यंग स्पोरोफाइट। यंग स्पोरोफाइट में क्या है? सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म डू नॉट अकर इनसाइड अ फ्रूट। फ्रूट नहीं बनना है यहाँ पे, सीड ही बनना है। तो दे आर नेकेड, क्योंकि फ्रूट नहीं बनाना तो सीड कैसा अकेला बेचारा नेकेड हो गया। रिमेन अटैच टू दी मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल मतलब जहां पर फीमेल वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिस लीफ के पास, वहीं पर बैठा रह गया, फ्रूट बना ही नहीं। सोचो कितना यार इसके साथ कितना जाति हो गई, यानी कि इसके पास फ्रूट ही प्रेजेंट नहीं था। अगर फ्रूट होता, आपने देखा है ना, जैसे हम मैंगो खाते हैं तो मैंगो में अंदर सीड बैठा है, बाहर से फ्रूट प्रेजेंट है, तो प्रोटेक्टेड है, नेकेड नहीं है। अब इस बेचारे के पास फ्रूट था ही नहीं, बाहर फ्रूट नहीं था तो ये अकेला अंदर बैठा रह गया, तो नेकेड सीड हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा? मेगास्पोरोफिल से अटैच, अपने फीमेल वाले स्ट्रक्चर के पास ही पूरा जीवन भर अटैच रह गया। दे राइप एंड ड्राई सीड्स आर शेड। और जब सूख जाएगा तो गिर जाएगा तो जमीन में दब जाएगा, जमीन में दब जाएगा तो सीड है इसके अंदर, तो है भैया पूरा स्ट्रक्चर, तो इसमें से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, यंग स्पोरोफाइट। और वो यंग स्पोरोफाइट ग्रो होने के बाद बड़ा स्पोरोफाइट आगे जाकर बन जाएगा। सो ईच सीड कंटेन यंग स्पोरोफाइट। हर सीड के पास छोटा स्पोरोफाइट होता है इन द फॉर्म ऑफ डोरमेंट और इनएक्टिव स्टेट। क्योंकि एम्ब्रियो है ना, तो एम्ब्रियो तो इनएक्टिव स्टेट ही होती है। एम्बेडेड इन द फूड लेडन एंडोस्पर्म, जो अपने खाने में बैठा है, खाना खा रहा है एम्ब्रियो। द सीड्स आर प्रोटेक्टेड बाय द सीड कोट। सारी बात समझ में आ गई? देखो, इंटेग्यूमेंट, ठीक, इंटेग्यूमेंट के अंदर बहुत सारा एंडोस्पर्म, उस एंडोस्पर्म के अंदर क्या प्रेजेंट है? एंडोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट है फिर से हमारा एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सीड। ठीक, क्या क्या मिला हमें?
इंटेग्यूमेंट, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो। ठीक, एम्ब्रियो आगे जाकर यंग स्पोरोफाइट में, एम्ब्रियो आगे जाकर के यंग स्पोरोफाइट में ग्रो हो जाएगा। हो गया। इस तरीके से ये यंग स्पोरोफाइट आगे जाकर के पूरा का पूरा स्पोरोफाइट बनेगा। और स्पोरोफाइट बनने के बाद, पहले इतना लिख लो, इतना लिख लिया। स्पोरोफाइट बनने के बाद, स्पोरोफाइट बनने के बाद फिर से मैडम क्या होगा, फिर से सर यही होगा। क्या होगा, सीड था, सीड से स्पोरोफाइट बन गया, स्पोरोफाइट से फिर से मेल कौन, फीमेल कौन, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर बनाएगा, पोलन मेल गैमीट, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा, मियोसिस करेगा, मेगास्पोर बनाएगा, वो अपना एंडोस्पर्म बनाएगा, एंडोस्पर्म यानी खाना बना देगा। उसके बाद के एंडोस्पर्म के पास क्या हो जाएगा, आर्किगोनिया, आर्किगोनिया में एग प्रेजेंट है, तो एग और ये गैमीट हवा से आ गया, मिलकर के मेल गैमीट एग के साथ क्या बना लेगा, जाइगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर सीड बनेगा, एम्ब्रियो डॉर्म वहां पे बैठा हुआ है इनएक्टिव स्टेट में कि मेरे को समय मिलेगा, मैं आ करके क्या बनाऊंगा आगे जाकर, यंग स्पोरोफाइट, फिर पूरा मैच्योर स्पोरोफाइट। कहानी यहां पर खत्म होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ये बता दिए थे, ये तीनों बनते हैं, यही तीनों तो प्रेजेंट है ओव्यूल के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर बता दिया था, ये पूरा समझा दिया। ठीक है, ऑल राइट। यहां पर हमने अपने जिम्नोस्पर्म को लेकर के बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट सीखा है। आज के सेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देना, इसी तरीके से जैसे मैं तुम्हें समझा रही हूं ऐसे ही अपने आप को एक बार फिर से समझाना है। इसे लिखने के बाद जिंदगी भर के लिए दिमाग में बैठ जाएगा, कभी दिमाग में से निकलेगा नहीं। हमने यहाँ पर जिम्नोस्पर्म को लेकर के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, सीड बनता है वो देख लिया, कैसे सीड बनता है, सीड के पास क्या क्या प्रेजेंट है वो सब कुछ देख लिया। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप सारी चीज़ों को, सारे बीते गए सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं। कहाँ पर, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, आपको टाइप करना है www.magnetbrains.com। तो आपके लिए एक ऐसा ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन होगा। तो इस पर जाकर अपना टॉप कोर्स एक्सप्लोर करो, नीट का। नीट में जाकर के बायोलॉजी सिलेक्ट करो, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा। और देखो ध्यान से, यहाँ वॉच ऑल वीडियोस लिखा है ना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑल अबाउट नीट का पूरा एक, जिसमें आपको 3 लेक्चर्स मिल रहे हैं जो आपको बता देंगे नीट में क्या है, कैसा है, क्यों है। इसके बाद लिविंग वर्ल्ड के आपको 23 लेक्चर्स मिल रहे हैं, पूरा लिविंग वर्ल्ड पढ़ के आओ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 44 लेक्चर मिल रहे हैं, पूरा पढ़ के आओ। प्लांट किंगडम के और भी लेक्चर्स अपलोड हो गए, पूरे पढ़ के आओ। तो यहाँ सीक्वेंस में पूरे आपको लेक्चर्स रिवाइज करने को मिल जाएगा। जाओ, जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक करो। क्लिक करोगे तो वॉच नाउ आएगा उस सेशन के आगे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो ऐसे सेशन आपके सामने प्ले हो जाएगा जो भी आपको पढ़ना है। एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पे जाओ सेटिंग पर और स्पीड इसकी तेज़ करके भी देख सकते हो, अगर 1-2 बार देख चुके हो पहले से, पर रिवाइज करते रहना है। ठीक है, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो, जब हम पढ़ते थे तो ऐसे हमको अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हम बार बार टीचर से जाके बोले। अब हमें यही बोलना पड़ता था, मैडम बता दो, मैडम समझा दो। वो अपने जैसे मूड में है वैसा समझा दिया। यहाँ पर उसी मूड में, उसी एनर्जी, उसी एंथुसियाज्म के साथ आपको सेशन देखने को मिल रहा है। तो आपको जाकर के रिवाइज ज़रूर करना है, पूरा फ़ायदा उठाना है। और मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के इस चैनल पर आपके लिए ये सारी मेहनत, ये सब कुछ, ये पूरा नीट का कोर्स मॉड्यूल 100% फ्री अवेलेबल है। पूरा नीट के लिए 100% फ्री अवेलेबल है, कोई फीस नहीं देनी, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना, 1-2 चैप्टर्स के बाद भी नहीं, कभी भी नहीं। और क्वालिटी बेटर बेस्ट है। तो लाइक जरूर कर देना थोड़ा सा मेरी मेहनत के लिए, है ना। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना सारी चीज़ों से अपडेटेड रहने के लिए। सारे सेशंस मिले, गाइडेंस सेशन मिले, NTA की अपडेट्स मिले, ट्रिक्स मिले, NCERT सेशंस मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, DPPs मिल जाएं, DPP के सोल्यूशन मिल जाएं, सब कुछ मिल जाएगा, बस सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद शेयर करना है इसे अपने वर्चुअल ग्रुप में। हो सकता है ना उनने इतना इंपॉर्टेंट सेशन ना देखा हो, मिस कर दिया हो, वर्चुअल ग्रुप में शेयर करो, स्कूल वाले ग्रुप में, फ्रेंड्स के ग्रुप में, सब में शेयर करो। उन सब के साथ उन्हें भी पढ़ लेने दो और फिर बैठ करके सब लोग रिवीजन कर लेना बहुत अच्छे से, सब कुछ पिक्चर दिमाग में सेट हो जाएगी हमेशा के लिए।
मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडीइंग।